नाज़रीन, यमन जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और एक बड़ा हमला अमेरिका, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों की जानिब से किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब ये इलाकाई जंग और उसके बाद हम एक तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो रहे हैं। और पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट इस बात के खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि ये तमाम मामलात जो हैं वो हमें एक नई आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब एक तरफ से अमेरिका और बरतानिया जैसी ताकतें हैं और दूसरी तरफ ईरान और उसके पीछे रशिया और ये सारा ब्लॉक इस जंग में आ जाएगा, तो फिर उस जंग को हम क्या नाम देंगे? डेफिनेटली वो एक आलमी जंग होगी और अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। आज से कोई 1.5 माह पहले ये तो एलोन मस्क ने कहा था कि हम जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें आज सच साबित होती नजर आ रही हैं। बहरहाल जो हमला किया गया है बहुत बड़ी गलती कर बैठा है अमेरिका और बरतानिया, और जो पूरा मुद्दा है वो ऋषि सुनक और बाइडन पर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने की है कि एक तो उनके पूरे मुल्क में एक नई बगावत उन दोनों के खिलाफ हो गई है, चाहे उनका पार्लियामेंट हो, मीडिया हो, अवाम हो, बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है और बहुत बहुत बड़ी गलती दोनों कर दी है। और अब नाज़रीन यमन ने हमलों का आगाज कर दिया है, जवाबी वार का आगाज कर दिया है, और एक तो अमेरिकी जो प्लेन्स हैं उनको निशाना बनाया गया, उनके वॉरशिप्स को निशाना बनाया गया है, और अब उन्होंने कहा कि कोई भी इनका जहाज, इनका कोई भी एसेट उसको नहीं छोड़ा जाएगा। इससे पहले तो हमले सिर्फ इसराइली जहाज़ों पर हो रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका और बरतानिया भी इसराइल बराबर हैं और अब हम इनको भी मुकम्मल तौर पर निशाना बनाएंगे। तो जंग वाज़ेह तौर पर एस्केलेट कर गई है, फैल गई है, और अब खमियाजा इन दोनों मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पूरा मिडल ईस्ट जो स्टेबिलिटी की तरफ एक हद तक जा रहा था, अब वो दोबारा तबाही की तरफ चला गया और आग में झोंक दिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम जो यमन ने हमले किए हैं, ताज़ा तरीन जो डिटेल सामने आई हैं उनकी तफसीलात पहले आपके सामने रखते हैं, देन फिर आगे बाकी चीज़ें आपको बताएंगे कि 3 तरफ से अब हमले इनके खिलाफ होंगे। और इसराइल वो तो थोड़ा सा जश्न उसने मनाया है जब ये हमला किया गया है, लेकिन अब उसको पता चला कि ये काम ज़्यादा उल्टा पड़ गया है, ये काम ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और अब तो 2 स्टेट को भूल जाए ना, और पहले जो कोई मुज़ाकरात को मामलात हो जाने थे, कोई इसराइल की बचत हो जानी थी, अब तो भूल जाएं। इसराइल ने जो जश्न थोड़ा सा मनाया कि भाई अमेरिका बरतानिया आ गए उनको बचाने के लिए, अब उनको समझ आ रही है कि ये तो हमारी ज़्यादा तबाही आगे होने जा रही है। बहरहाल ये तो अभी अगले आने वाले चंद दिन बताएंगे इन सबको कि हुआ क्या है। अच्छा, बहरहाल यमन ने नाज़रीन खबर ये आ रही है कि उन्होंने अमेरिकी प्लेन, वॉर प्लेन को मार गिराया है। सना जो कि उनका कैपिटल है, यहाँ पर यह परवाज कर रहा था F-22, ये वॉर प्लेन है जिसको जनाब मार गिराया गया है यमन की जानिब से। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि ये पहला अमेरिकी वॉर प्लेन है जिसको यमन जंग में गिरा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन खबरें आ रही हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए गए हैं, जो यूएस शिप्स हैं और उनके जो वॉर शिप्स हैं और जो उनके बाकी एसेट्स रेड सी में खड़े हैं, उनके जाने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए गए हैं। अब ये जाकर टकराए हैं नहीं टकराए उसकी अपडेट्स अभी आएंगी, लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले ये हमला उनकी जानिब से किया गया है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बाबुल मंदब को मुकम्मल बंद किया जा रहा है। यानी बाबुल मंदब जो यमन का ये जो रास्ता है जहाँ से गुजरते हैं आप, इसको बाबुल मंदब कहा जाता है, जहाँ पर ज़मीन के 2 टुकड़े बिल्कुल बराबर बिल्कुल साथ मिल रहे हैं, मतलब बहुत नैरो सा ये रास्ता है रेड सी में दाखिल होने के लिए। तो इसको अब मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। अब ये पहले क्या हो रहा है, इससे पहले ये हो रहा है कि जो यूके के और यूएस के शिप्स हैं और जो इत्तेहादी जिन्होंने हमला किया, जैसे कनाडा ने कहा, फलाने ने कहा कि हम भी थे इस हमले में, आगे चल मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप के किस किस मुल्क ने इनकार किया है। नाज़रीन ये बहुत बड़ी इन्होंने गलती की है। यूरोप ने बाकायदा इनकार किया, उनको ऑफर की गई कि आप इस हमले में आए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो पहले फेज में अभी फिल फॉर क्या जो कर दिया गया, जो अमल हो चुका है कि बाबुल मंदब को इन जहाज़ों के लिए अमेरिका, बरतानिया और इनके जो इत्तेहादी जिन्होंने हमला किया उनके लिए बंद कर दिया। बहरीन के लिए इस बाबुल मंदब को, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और अब उनके जहाज़ यहाँ से नहीं गुजर सकते। इससे पहले तो ये था ना कि भाई अगर कोई जहाज़ किसी भी मुल्क का अगर वो इसराइल की तरफ जा रहा है तो देन उसको निशाना बनाएंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री का होगा। लेकिन अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया का बेशक इसराइल की तरफ ना भी जा रहा हो फिर भी इनको निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट है, उन्होंने हम पर हमला किया है और इसका जवाब दिया जाएगा। और उससे अगले फेज में क्या होगा,
अगले फेज में जो 5-7 दिनों में आप देखेंगे कि बाबुल बंदर को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। यानी कोई भी जहाज, दुनिया के किसी मुल्क का जहाज बाबुल बंदर से नहीं गुजर सकेगा और उसके फिर जो रेपरकशंस है वो पूरी दुनिया पर आएंगे। इकॉनमी के जो तबाही है वो पूरी दुनिया के लिए आएगी। अच्छा, अब जो नए हमलों की डिटेल आई, जो यमन पर हमले इन्होंने किए हैं, उसकी कुछ मजीद डिटेल सामने आई, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके स्पोक्स पर्सन ने की है और बताया कि कहां कहां पर हमले हुए, कितना डैमेज हुआ है। तो वो भी थोड़ा सा आपके साथ जल्दी शेयर कर देते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने बताया कि जो हमला इन 13 मुल्कों ने किया है उसमें जनाब सना जो कैपिटल है, हुदैदा, तेज, हाजा एंड सादा, ये एरियाज है जिनको टारगेट किया गया और 5 शहीद हुए हैं और 6 से 7 जख्मी हुए हैं। जो जानी नुकसान हुआ है वो इतना है और माली नुकसान मुख्तलिफ एरियाज को निशाना बनाया गया है, लेकिन वो कितना डैमेज हुआ है उसकी अभी तक इतलात नहीं है। और अब यमन ने क्या नई जो जारी किया अपनी पॉलिसी जंग के हवाले से, उन्होंने जारी कर दी है कि जो हम पर हमला हुआ है उसका बदला किस तरह से लिया जाएगा। मैं आपके सामने बयान रख देता हूं। वो कह रहे हैं जी, ऑल यूएस एंड यूके एसेट्स इन द रीजन आर लेजिटिमेट टारगेट्स। तमाम जो अमेरिका और बरतानिया के एसेट्स हैं, चाहे उनकी एयर बेसेस हैं, चाहे उनके ट्रूप्स हैं, यानी चाहे उनकी फौजें हैं, चाहे उनके बहरी जहाज हैं, चाहे उनके जंगी बेड़े हैं, चाहे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे उनकी सबमरीन है, कोई भी चीज है जो अमेरिका और बरतानिया से लिंक्ड होगी, जैसे सेम इसराइल की कि इसराइल से लिंक कोई भी चीज होगी तो वो तबाह होगी। तो अब वो कह रहे हैं कि इन दो मुल्कों से कोई भी चीज अगर लिंक्ड होगी तो वो फिर उसको निशाना बनाया जाएगा। और जो पूरी बेसेस हैं मिडल ईस्ट में वो सारी इनकी रेंज में है, क्योंकि इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वो 2000 किलोमीटर जो है तमाम पूरा मिडल ईस्ट उस रेंज में आता है जहां जहां पर इनकी बेसेस हैं, तो वो अब इनके निशाने पर आ गई हैं। अच्छा, मजीद उन्होंने कहा कि आवर कंट्री वाज सब्जेक्टेड टू मैसिव एग्रेशन बाय यूएस एंड ब्रिटिश शिप्स, सबमरीन्स एंड वॉर प्लेन्स एंड विदाउट अ डाउट लंदन वाशिंगटन विल हैव टू पे द प्राइस। ये अभी ताज़ा तरीन उन्होंने पॉलिसी जारी की है। अब ये वेट हो रहा था ना कि भाई यमन क्या करता है, यमन क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो तो कह रहे थे, अमेरिका बरतानिया तो कह रहे थे हमने इतना हमला कर दिया था कि हमने इनकी कैपेबिलिटी तोड़ दी है, अब हमने रास्ता खोल लेंगे, अब ये जो है ना पीछे हट जाएंगे। ये तो अमेरिका बरतानिया कह रहा था। अच्छा, और जो इसराइल है वो भी ज़रा जश्न मना रहा था। तो उन्होंने पॉलिसी दी है कि एक तो ये हैवी प्राइस पे करेंगे, देन इनके लिए अब यहां पर कोई इनकी प्रेजेंस यहां पर नहीं होने वाली, अब इनकी एक एक चीज को हम निशाना बनाएंगे। अच्छा, फिर अगली बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी सोर्स ऑफ द थ्रेट विल आल्सो बी अटैक्ड। यानी जहां से ये हमले हुए हैं, जिसने फैसिलिटेट किया है, एक तरह से वो अरबों को मुखातिब कर रहे हैं कि ये जो वॉर प्लेन्स आए हैं ये कहां से आए हैं। ये बरतानिया से तो उड़ के नहीं आया, ये लंदन से तो उड़ के नहीं आया, या वाशिंगटन से तो उड़ के नहीं, ये मिडिल ईस्ट से उड़े हैं ना। तो मिडिल ईस्ट में कहां से उड़े हैं, यानी वो जो सोर्स है जहां से ये हम पर हमले हो रहे हैं वो भी हमारा लेजिटिमेट टारगेट है और उसको हम हिट करेंगे। ये बयान में आपके सामने, द अमेरिकन एंड ब्रिटिश एनिमी बेयर्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स क्रिमिनल एग्रेशन अगेंस्ट आर यमनी पीपल एंड इट विल नॉट गो अनआंसर्ड एंड अनपुनिश्ड। द यमनी आर्म्ड फोर्सेस विल नॉट हेजिटेट टू टारगेट सोर्सेज ऑफ द थ्रेट एंड ऑल होस्टाइल टारगेट्स on land and at sea in defense of Yemen, its sovereignty and independence। अब 2-3 बातें वो इसमें कर गया है। एक तो यह है कि वो सोर्स को हिट करेंगे, फिर वो कह रहे हैं कि ये समंदर में भी हमले होंगे और लैंड में भी हमले होंगे। देखिए ना, अभी तक यमन के अंदर जो उनकी फौजियां वो दाखिल तो नहीं हुई ना, उन्होंने बमबारी किया जाकर, मतलब कोई जमीनी ऑपरेशन तो वहां पर शुरू नहीं ना हुआ, लेकिन वो कह रहे कि हम लैंड पर भी हमले करेंगे। तो वहां पर तो उनकी फौजें जो हैं या तो वो रेड सी में है या समंदर में है। अगर जमीनी को फौजें हैं तो वो कतर में हैं या यूएई में हैं या सऊदी अरब में हैं या जॉर्डन और बाकी जगहों पर हैं। तो वो कह रहे कि हम लैंड पर भी हमले करेंगे एंड समंदर पर भी हमले करेंगे। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात वो कर रहे हैं कि जहां जहां पर इनकी फौजें जिस मुल्क में भी हैं, चाहे अरब के किसी मुल्क में भी हैं, उनको हम निशाना बनाएंगे। तो ये उन्होंने एक अहम बात की है और तमाम इतराफ से ये हमले होंगे। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन थोड़ी सी पहले अरबों की बात कर लेते हैं, क्योंकि बात छिड़ी गई है। तो अरबों पर इस वक्त सख्त क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस वक्त अरब मुश्किल तरीन पोजिशन में फंस गए। अपने ये पिछले अगर 50, 60 साल, 70 साल उठाकर देख लें जंग अज़ीम दोम के बाद, तो कभी ये अरब, ये जो नई एक दुनिया बनी है, ये मुल्क अलग अलग हुए, कभी इतनी मुश्किल पोजीशन में नहीं थे। हालांकि अमेरिका ने यहाँ पर कितनी जंगें की, इराक के, शाम की, फलानी जंग, और सब में सऊदी अरब वगैरह इन सब ने साथ दिया अमेरिका का, और उनकी मदद के जरिए ही अमेरिका ने ये जंगें जीती हैं। लेकिन आज से पहले इतनी मुश्किल पोजीशन में नहीं थे। आज से पहले वो धड़ल्ले के साथ अमेरिका के साथ जाकर खड़े होते थे, लेकिन आज वो
नहीं खड़े हो पा रहे और उन पर जो क्रिटिसिज्म है, जो बगावत है उनके खिलाफ, वो सख्त हो गई है। मतलब बहुत मामलात ख़राब है, वो इस तरह से हैं कि अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जहाज़ कहाँ से आ रहे हैं, अरब इसमें खामोश क्यों बैठे हैं और वो क्या फैसिलिटेशन कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि इस जंग में बयानिया क्या है कि इसराइल नस्लकुशी कर रहा है और यमन इस नस्लकुशी को रोकने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका बरतानिया यमन पर हमले कर रहे हैं क्योंकि वो इसराइल का रास्ता रोक रहा है, और अरब इसमें अमेरिका बरतानिया की हिमायत कर रहे हैं। तो ये इस वक्त बयानिया है जो ना इराक वॉर में था, जो ना शाम वॉर में था, ना किसी और जंग में था। कभी ये बयानिया तो नहीं आया, ना ही कभी पब्लिक का इतना रिएक्शन कभी आया। तो इसलिए अब ये मुश्किल में फंसे हुए। भाई जहाज तो इन्हीं की बेसिस से उड़ने ना। अभी 7 दिन पहले कतर ने मुआहदा किया कि 10 साल के लिए उन्होंने अड्डा मजीद उनके हवाले कर दिया है, तो जहाज तो वहीं से उड़ने हैं ना, और कहां से उड़ेंगे? आगे भी जंग चलेगी तो वो इन्हीं के अड्डों से उड़कर आएंगे। तो ये कैसे इसको मैनेज करेंगे? मतलब उन पर इंतहा हो चुकी है इस वक्त। एक क्रिटिसिज्म तो छोटा लफ्ज है, मामलात इससे आगे चले गए। मतलब तमाम तोपा का रुख उन मुल्कों की तरफ है जहां पर ये अड्डे हैं कि भाई आप इसका मतलब नस्लकुशी को सपोर्ट करें। मतलब जो मुल्क इसराइल को रोकने की कोशिश कर रहा है, आप उस मुल्क में फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको तबाह करने के लिए। तो ये अरबों के लिए अब मामलात बहुत नासाजगार हो गए हैं और अब इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वगरना ये बहुत तबाही मिडल ईस्ट के लिए और इन मुल्कों के लिए बहुत तबाही लेकर आएगा। अच्छा, मिसाल तो ये एक्सपर्ट का बयान देखिए, बाइडेन एंड ऋषि सुनक बॉम्बिंग पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंश्योर इसराइल कैन कंटिन्यू मैस मर्डरिंग चिल्ड्रन इन गाजा। मतलब ये एक्सपर्ट अब लिख रहे हैं, ये हेडलाइंस बन रही हैं कि ये दोनों पुअरेस्ट गरीब तरीन मुल्क पर इसलिए बमबारी कर रहे हैं कि इसराइल नस्लकुशी जारी रखे, और यमन पर बॉम्बिंग में फैसिलिटेशन कौन कर रहा है? ये अरब्स कर रहे हैं। फिर हौसियों ने अरबों के नाम बाकायदा पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा है कि इफ एयर स्पेस वॉज यूज्ड वी आर ऑफिशियली एट वॉर विद देम। अगर किसी मुल्क की, हालांकि ये जो हमला हुआ है इसमें भी सऊदिया की, कतर की, इनकी एयर स्पेस यूज हुई है, तो हौसी उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि अभी अगर अगले हमले में कोई, अगर जो जंग छिड़ गई अब मजीद एयर स्पेस इस्तेमाल की गई तो वी आर ऑफिशियली एट वॉर विद देम। तो हम उनके खिलाफ भी ऐलान जंग है हमारा, और उनको भी हम फिर नहीं छोड़ेंगे, उन पर भी हम हमले करेंगे। इससे पहले वो कह चुके हैं कि ये सऊदी और यूएई इनके जो तेल के कुएं उनको हम निशाना बनाएंगे। तो ये अब देखें ना, मामलात दोबारा कितनी खराबी की तरफ जा रहे हैं। एक वक्त में एमबीएस ने कहा था कि जो मिडल ईस्ट है वो नया यूरोप होगा, तो अब मतलब मिडल ईस्ट को क्या से क्या बनाया जा रहा है, ये अरबों को सोचना पड़ेगा। कि अब देखें ना, अमेरिका ने इनका टके का मान नहीं रखा। मतलब ये कब से उनको कह रहे हैं कि सीज फायर करवाएं, सीज फायर करवाएं, सीज फायर करवाएं, वो सीज फायर करवा सके। उल्टा उन्होंने इस जंग का हल ये निकाला है कि यमन पर एक नई जंग छेड़ दी है, और यमन जिसकी तबाही का ये जो जंग होगी, इसका जो सबसे बड़ा बैकलैश है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो सऊदी अरब को उठाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसका बैकलैश सऊदी अरब पर आएगा, क्योंकि पिछली जो जंग लड़ी गई है वो भी यमन और सऊदी अरब ने लड़ी है, और उनके बॉर्डर के साथ यूएई तो फिर भी थोड़ा दूर पड़ता है, उनके बॉर्डर पर तो सऊदी अरब है। तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि अमेरिका वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उनको फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ेगा तो सऊदी अरब को पड़ेगा, मिडिल ईस्ट को पड़ेगा। जो आप इसको यूरोप बनाने के ख्वाब देख रहे हैं ना, फिर आप भूल जाएंगे। ये इतनी तबाही ये जंग लेकर आएगी। अच्छा, बहरहाल ओमान का नाज़रीन बहुत अहम रिएक्शन सामने आया। ओमान ने कहा है कि हम इनको एयर स्पेस नहीं देंगे। ये ओमान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम कोई एयर स्पेस इनको नहीं देने वाले हैं, और उन्होंने कहा वी आर फॉलोइंग विद ग्रेट कंसर्न टू द डेवलपमेंट्स इन अमेरिकन ब्रिटिश बॉम्बिंग ऑफ सेवरल सिटीज इन द सिस्टर स्टेट ऑफ यमन। ये उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा वी वांट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द सर्कल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन एज अ रिजल्ट ऑफ द इसराइली एग्रेशन ऑन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। कि ये जो इसराइल जुल्म ढा रहा है, इसके अब देखें ना कि हमला यमन पर हुआ है, और उन्होंने लिंक किया इसको कि जो हकीकत है कि भाई अगर इसराइल वहां पर एग्रेशन करेगा तो ये फिर जो मामला है वो एक्सपैंड करेगा। तो ओमान ने बड़ा सख्त रिएक्शन लिया, और ओमान के हवाले से ये बात ज़हन में रखें, पिछले दिनों ओमान और ईरान का मुआहदा हुआ है कि लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। तो ओमान इस वक्त ज़्यादा करीब हो गया है ईरान के बजाय जो अमेरिकी इन्फ्लुएंस में वो इससे पहले था। इसलिए उन्होंने सबसे पहला अरब मुल्क है जिन्होंने ये बयान जारी किया कि हमारी एयर स्पेस हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे इस जंग में। अच्छा, अब आपको यूके और यूएस के हवाले से अपडेट करते हैं कि जो वहां पर नाज़रीन बगावत हुई है, और यकीन माने कि नया एक बहरान वहां पर पैदा हो गया है।
और बहुत बड़ी बगावत हो गई है। यानी इससे पहले तो हल्की फुल्की चल रही थी ना, हालांकि बाइडेन के खिलाफ इससे पहले भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब तो इंतहा हो चुकी है। वहां का पार्लियामेंट, वहां का मीडिया, वहां के सियासतदान, वहां की पब्लिक, बहुत सख्त इस वक्त रिएक्शन आया है। और यह बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि इन दोनों मुल्कों को जंग में जाना मुश्किल तरीन होगा। उसकी वजह यह है कि इससे पहले कभी पब्लिक ओपिनियन इतनी खिलाफ नहीं थी इन दोनों की, यानी ये जितनी भी जंगों में गए हैं कभी इतनी खिलाफ नहीं थी इन दोनों के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन। और जब मतलब देखे ना कि उनकी आवाम जिस मुल्क को गलत समझ रही है, अमेरिका में ये कैंपेन चल रही है कि भाई इसराइल मिटाओ, तो जिसको गलत समझ रही है उनकी आवाम, आप उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? इन दोनों मुल्कों की 200 साल तारीख भी उठाकर देख लेना तो कोई कभी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि अवाम खिलाफ हो और वो ये दोनों उस जंग में गए हों। इसलिए ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी शिपिंग का मामला है, ग्लोबल सप्लाई चेन का मसला है, फलाना है, सेल्फ डिफेंस है, तो वो अवाम इसको मान नहीं रही। अवाम को पता है कि हकायक क्या है। तो ये ऋषि सुनक और बाइडेन दोनों बहुत बड़ी बगावत में फंस गए। मैं आपके सामने जो उनके फॉर्मर अपोजिशन लीडर हैं और करंट मेंबर हैं उनका बयान सामने रखता हूं, और इसके साथ जो बहुत एक बड़ी खतरनाक यूके के लिए चीज है, स्कॉटलैंड। नाज़रीन, स्कॉटलैंड ने इस हमले को अपोज किया है। उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑफ इंटरवेंशन इन मिडल ईस्ट। स्कॉटलैंड के बारे में खतरनाक बात इसलिए है कि स्कॉटलैंड में ऑलरेडी सेपरेशन मूवमेंट चल रही है, वो ऑलरेडी यूके से अलग होना चाह रहे हैं, वहां पर पहले ये मूवमेंट चल रही है। तो स्कॉटलैंड कह रहा है कि ये गलत किया है यूके ने। तो ये कितनी खतरनाक बात है, ये यूके को कहां से कहां ले जाएगी। अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग हो जाता है तो आपको पता भी नहीं कि यूके के लिए कितना बड़ा ये नुकसान होने वाला है। और आज स्कॉटलैंड ओपनली आकर कह रहा है कि यूके ये गलत कर रहा है, तो वहां पर ऑलरेडी सेपरेशन मूवमेंट चल रही है। अच्छा, देन फिर ये जो अपोजिशन लीडर हैं ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक बयान आपके सामने रखूंगा, देन आपके सामने पूरे हक़ाइक़ आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की बगावत हो रही है। मिलिट्री एक्शन इन यमन बाय द यूके एंड यूएस गवर्नमेंट इज अ रेकलेस act of escalation that will only cause more death and suffering. It is utterly disgraceful that parliament has not been consulted. When will we learn from our mistakes and realize that war is not the answer? ठीक है, ये पूरा रिएक्शन है इस पूरे माशरे का। और इसमें इंपॉर्टेंट बात दोनों मुल्कों के हवाले से ये है कि दोनों ने अपनी पार्लियामेंट से नहीं पूछा, दोनों ने कोई कंसल्ट नहीं किया, और ये इनफरादी उनका जो है ना फैसला है, इसीलिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा। अगर ये पार्लियामेंट का फैसला होता तो फिर तो कंसेंसस के साथ होता ना, तो वहां पर बाइडेन इकलौता और यहां पर ऋषि सुनक इकलौता। तो दुनिया में ये अपने मुल्क को भी आइसोलेट कर रहे हैं। आप देखें ना कि ये हमला तो इन दोनों ने किया ना। जब आपका बयानिया ये है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन कर रहे हैं, तो फिर दुनिया आपकी इस बात को क्यों नहीं समझ रही, दुनिया आपकी बात को क्यों नहीं मान रही? तो दुनिया को पता है आप सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो आप दुनिया में भी अपने मुल्कों को आइसोलेट कर रहे हैं और अपने मुल्क में आप खुद आइसोलेट हो रहे हैं। अच्छा, आगे अब यूएस के हवाले से भी सेम इसी तरह का रिएक्शन आया, जो कांग्रेस का रिएक्शन है। मैं दो स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं, देन आपको अंदाजा होगा। These airstrikes have not been authorized by Congress. The Constitution is clear. Congress has the sole authority to authorize military involvement in overseas conflicts. Every president must first come to Congress and ask for military authorization regardless of the party. अब ये कांग्रेस मेंबर्स हैं, ये बयान दे रहे हैं। अच्छा, राशिदा तालिब एक बहुत फेमस वहाँ की कांग्रेस मेंबर है, वो क्या कह रही हैं? Putin is violating the article of the Constitution by carrying out air strikes in Yemen without Congress approval. The American people are tired of endless war. कि अमरीकी जो लोग हैं वो थक चुके हैं इन एंडलेस वॉर्स के साथ, और कांग्रेस के साथ इन्होंने कोई कंसल्ट नहीं किया। तो अब वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। बाइडेन ने वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर दी है, ये कांग्रेस मेंबर्स कह रहे हैं। और ये पाकिस्तान वाला कॉन्स्टिट्यूशन ना समझे, वो ये अमेरिका वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, और इस वक्त व्हाइट हाउस के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हो गए और वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो आप मुझे बताएं, ये 9/11 के बाद इन्होंने इतनी बड़ी जंगें छेड़ी तो पूरा अमेरिका मुतहद था, लेकिन आज उन्होंने इधर एयर स्ट्राइक की, उधर व्हाइट हाउस के बाद लोग जमा होना शुरू हो गए कि ये गलत हो रहा है। और इसके अलावा आप जैसे एक एक्सपर्ट का बयान देखिए अमेरिकी, बाइडेन्स बॉम्बिंग यमन सो इसराइल कैन कीप बॉम्बिंग गाजा, इनेबलिंग जेनोसाइड इज टेकिंग अस टू द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, वोट द वॉर मॉन्गर्स आउट बिफोर दे गेट अस किल्ड। कि अब इसको ये जो वॉर छेड़ने वाले हैं, जो कि नस्ल कुशी को परवान चढ़ा रहे हैं, जो कि हमें एक तीसरी आलमी जंग की तरफ लेकर जाएगी, तो इनसे बचो और वोट के जरिए इनको निकालो। मतलब इस हद तक
इन दोनों के खिलाफ बगावत हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन इटली के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आई है कि इटली ने रिफ्यूज़ किया है। इटली की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि उनको कहा गया था इस हमले से पहले कि वो ज्वाइन करें। हालांकि जो 13 मुल्कों का इत्तेहाद है ना, जो अनाउंस किया गया दोबारा से, उसमें इटली है। इससे पहले जो पहला इत्तेहाद बना था उसमें इटली था और उसने पुल बैक कर लिया था। फिर दोबारा फिर इत्तेहाद बना, इटली का नाम उसमें फिर आया। लेकिन आज पता चल गया कि इटली सिर्फ खानापुरी के लिए था। ये उस वक्त जब इत्तेहाद बना था, मैंने आपको कह दिया था कि ये मुल्क सारे खानापुरी के लिए रखे गए। तो इटली कह रहा है साफ साफ अल्फाज में कि हमसे कहा गया, लेकिन हमने इनकार किया। तो ये एक बार फिर इस बात का सबूत है कि ये दोनों मुल्क अमेरिका बरतानिया दुनिया में आइसोलेट हो चुके हैं। आज ना फ्रांस उनके साथ खड़ा है, ना जर्मनी खड़ा है, ना इटली खड़ा है, ना स्पेन खड़ा है। तो इससे बड़ी और ताकतें यूरोप की कौन सी हैं? वो आपका साथ नहीं दे रही। तो आपने करना क्या है? मतलब आपका जो है ना, अब यहाँ से जवाल शुरू हो गया, ये इख्तिताम हो गया। अमेरिकन सेंचुरी अब इसी रेड सी में गर्क होगी, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर चाइना की एंट्री हुई है और चाइना की एंट्री पर मैं एक तफसीली वीडियो अगली बनाना चाह रहा हूँ। जो चाइना की इस वक्त पॉलिसी है, जो ही आप ब्लिंकन यहाँ से आउट हुआ है, अचानक चाइना की एंट्री हो गई है, तो वो उनकी इस वक्त पॉलिसी क्या है और अब वो किस तरह से मिडिल ईस्ट का महाज संभालने जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट का कंट्रोल इस वक्त चाइना संभालने जा रहा है, वो मैं तफसीली आपको अगली वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल ये है कि उन्होंने फिल फॉर स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एक तो हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है ये जो हमला किया गया है, और फिर उन्होंने कहा वी आर रेडी टू कॉन्टैक्ट ऑल द पार्टीज। अब ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, उसमें यह है कि जब ब्लिंकन यहाँ से निकल गया, जब अमेरिका ने हमला कर दिया, यानी उन्होंने ये हल निकाला है कि हम एक नई जंग छेड़ रहे हैं। तो अब चाइना बाकायदा तौर पर एक डिप्लोमेसी के लिए मिडिल ईस्ट में आ गया है कि अब हम इस महाज को संभालेंगे और अब हम तमाम इस मामले को रेजोल्यूशन के जरिए, सुलह सफाई के जरिए हल करवाने की कोशिश करेंगे। हम सबसे देखिए ना, जब तक ब्लिंकन था या जब तक एक चांस था कि अमेरिका कर सकता है, तब तक खामोश रहा चाइना। जो ही ये वाज़ेह अब हो गया कि अमेरिका के हाथ से मामलात निकल गए हैं और अब अमेरिका कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक नई जंग के, तो चाइना का बयान आया कि हम अब मामलात को संभालेंगे। और रशिया का बड़ा सख्त बयान सामने आया, तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। फिर उन्होंने कहा कि दिस इज द रियल थ्रेट टू पीस, कि ये जो इन्होंने हमला किया है ये दुनिया के पीस को सबसे बड़ा खतरा है, उसकी जिम्मेदारी इन दोनों मुल्कों पर आएगी। जो वो बयानियां बना रहे हैं कि नहीं जी यमन कर रहा है, फसाद कर रहा है, फलाना कर रहा है, ईरान कर रहा है, वो कह रहे हैं नहीं, ये अमेरिका और बरतानिया दुनिया के फसाद के लिए खतरा है। अब मैं आखिर में आपके सामने एक एक्सपर्ट का बयान रखना चाहता हूं कि यमन का रिस्पांस क्या आने वाला है, ये आप जरा सुनिए। इफ यू थिंक द न्यू वॉर इन गाजा इज गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू यमन, think again. It's now open season for US and British military bases in the region. The Yemenis are fearless and have nothing to lose. Do not underestimate their strike capacity for outside Yemen either, or their deeply embedded alliance with other groups. We have just heard reports of new attacks on US bases by Iraqi militia. Everyone knows that the major regional war will break out this year. It looks like it might now be entering the point of no return. अब मामलात no return पर जा रहे हैं। All the defenders of justice, soldiers of its righteousness and keepers of honors are Yemeni today. कि जो इंसाफ का अलम बुलंद कर रहे हैं वो सिर्फ आज के दौर में यमनी हैं। All the noble among mankind are with Yemen and the fate of all humanity is Yemeni. We see people wage a war for no other reason than the defense of human dignity without any profit motive whatsoever. कि इस वक्त अलम जो बुलंद किया है यमन ने किया है, ह्यूमन डिग्निटी का अगर कोई अलम लेकर चल रहा है तो यमन लेकर जा रहा है, और जो यमन की कैपेसिटी है वो सिर्फ इर्द गिर्द नहीं है बल्कि पूरे रीजन में उसकी कैपेसिटी है, और वो आने वाले आप दिनों में देखेंगे। सो अब नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये दोनों मुल्क जो हैं वो बहुत मुश्किल में फंस गए हैं, बहुत मुश्किल में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक उन्होंने कर दी है, क्योंकि अब तो यमन को मतलब अब तो जंग शुरू हो गई ना। अब तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई 2 दिन बाद ये हो सकता है वो, अब तो जंग शुरू हो गई है और यमन के पास अब पूरा जवाब है, वो बाबुल मंदब को भी बंद करेगा, उनके जहाज़ों को भी निशाना बनाएगा। और ये दोनों मतलब इन्होंने क्या सोच कर यह हमला किया है कि आपकी अवाम आपके खिलाफ, दुनिया आपके खिलाफ, यूरोप आपके साथ खड़ा नहीं, तो आपने क्या सोच कर यह हमला किया है? और क्या आपने ये रास्ता खुलवा लिया? क्या आपने ये रास्ता खुलवा लिया? तो ये इतनी सी बात है जो अब इनको समझ आ रही है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहरहाल ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ जो कि आपके साथ शेयर किए, आपने राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।